हेलो स्टूडेंट्स। आई नो मैंने 2-3 दिन से आपकी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली कुछ बच्चों के कमेंट आए थे तो मैं 10th क्लास की वीडियोस रिकॉर्ड करने लगी थी। बाय द वे, वेलकम टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइडियल गैस के बारे में बता दिया था। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने गैस लॉ के बारे में भी बात करी थी। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ लिए गए थे तो उसमें हमने प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने पे क्या गैस में वेरिएशन होते हैं उसके बारे में बात करी थी। अब जो गिब्स लॉज हैं ये आपके वॉल्यूम से रिलेटेड है। इन्होंने रिलेशनशिप बताई थी कि अगर वॉल्यूम में जो रहती है गैस की, उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है इसके रिगार्ड में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब आपका नेक्स्ट गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है, अब देखिए इनकी जो लॉ की स्टेटमेंट थी वो क्या थी। व्हेन गैस रिएक्ट केमिकली दे डू सो, मतलब जब कभी भी आपकी गैस केमिकली रिएक्ट करती हैं, वो कब करेंगी? इन वॉल्यूम, वो हमेशा अपने वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगी और साथ ही साथ जो उनका वॉल्यूम होगा वो सिंपल नंबर का होल नंबर का इवन रेशियो होगा। सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। फिर से समझिए कि जो गैसेस जब केमिकली रिएक्ट करेंगी तो वो अपने वॉल्यूम के बेसिस पे करती हैं और जो उनका वॉल्यूम होगा वो सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में जो टेम्परेचर और प्रेशर हैं वो आपके कांस्टेंट रह सकते हैं, मींस उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट आर ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट, मीन्स ये कंडीशन कब लागू होगी? जब आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या है? गैसियस स्टेट में है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो 2 है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 है, तो अगर आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा? 2 वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो इनका रेशियो है वो क्या है? होल नंबर में देखिए 2:1:2। ठीक है, जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली इनका सम ही हो। ठीक है, यहाँ मास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ रहा है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ इन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज बताई थी कि देखिए क्या होता है कि अगर आपकी सिमिलर गैस की, मतलब मान लो अलग अलग आपकी गैसेस हैं, उनका हमने सेम वॉल्यूम लिया और उनकी जो कंडीशंस हैं जस्ट लाइक टेम्परेचर और प्रेशर हमने इक्वल रखा है, तो बेटा जो कंटेनर है जिसमें हमने प्रेशर इक्वल रखा है, जो कंटेनर्स हैं सॉरी, उनमें जिनमें हमने प्रेशर इक्वल रखा है, टेम्परेचर इक्वल रखा है, तो उनमें जो गैस होंगी वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आया? मतलब 2 कंटेनर हैं, उनमें अलग अलग गैसेस हमने फिल की हुई हैं और उनका वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है, तो इन दोनों कंटेनर्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। डन। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा। मान लीजिए आपकी कोई एक गैस है, मान लीजिए वो चाहे हाइड्रोजन है, चाहे वो हीलियम है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली गैस है। अगर उनका हमने 1 लीटर वॉल्यूम लिया, उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा, तो उन तीनों ही कंटेनर में जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस है, उन तीनों में सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई? एवोगैड्रो ने यही बताया था कि ये जो नंबर है पार्टिकल्स का जो गिवन मास में प्रेजेंट है, ये आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए ही ट्रू है। ठीक है, और इन्होंने वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट किया था जब वो गैसियस स्टेट में होती है। डन। ठीक है, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है,
एक चीज और बेटा, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, जो इन एवोगैड्रो ने बताई थी, कि जो अगर हम मास की बात कर रहे हैं किसी सब्सटेंस की, तो हम ऐसा नहीं है किसी और चीज की, हम बल्कि टोटल मास ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें जो प्रेजेंट है उनका टोटल मास क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर से समझिए कि मान लीजिए आपका कोई सब्सटेंस है, हम उसके टोटल मास की बात कर रहे हैं, ये मास एक्चुअल में जो उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसका टोटल मास है। ठीक है, अब वो पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, वो आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आ रहा है मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले आ रहा है एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अच्छा ध्यान दीजिए, अक्सर आपने देखा होगा, मान लीजिए जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने या फिर इमेजिन कीजिए आपने शुगर लेने गए, जब आप शुगर लेने गए तो वहां पे उसने शॉपकीपर ने क्या किया, मान लीजिए आपको 5 kg चाहिए, तो दुकानदार ने या जो शॉपकीपर है उसने क्या किया बेटा, 5 kg का वेट एक साइड में रखा और उसी के कंपेयर में करके आपको शुगर दे दी। मतलब कहीं ना कहीं 1 kg कितना है उसी के बेसिस पे उसने 5 kg का वेट रखा। सबसे पहले कहीं ना कहीं ये डिफाइन किया गया होगा ना, 1 kg क्या है, 1 यूनिट वेट क्या है। समझ में आई बात। ये तो बात करी हमने शुगर के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं जो आपका एटम्स है उसके बेसिस पे। तो जैसे यहाँ शुगर के लिए हमने 1 kg कहीं ना कहीं यूनिट डिफाइन की थी, उसी तरीके से जब आप एटॉमिक वेट या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हमें 1 यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी। 1 यूनिट डिफाइन करने के लिए हमने कार्बन 12 एटम को लिया। ठीक है, कार्बन 12 एटम एक आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड बोल सकते हो, इसीलिए लिया गया क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसीलिए कार्बन 12 एटम को लिया। इमेजिन कीजिए आपने 12 में 12 से ही डिवाइड कर दिया तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1। डन। तो 1 यूनिट क्या होती है कि कार्बन 12 एटम के मास को जब हमने 1/12 लिया उसका या उसे 12 से डिवाइड किया तो जो मास आया वो आपका होता है एटॉमिक रिलेटिव मास यूनिट। वो 1 यूनिट होती है। समझ में आई बात। अब इस 1 यूनिट से आप किसी भी एटम के मास को कंपेयर करते हो तो वो क्या हो जाता है, एटॉमिक मास, आपका एटॉमिक वेट कह सकते हो या फिर उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हो। फिर से समझिए, हमने कहीं ना कहीं 1 यूनिट को डिफाइन किया। 1 यूनिट क्या थी, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ में आया। तो हमारी निकल गई 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट से आप किसी भी मास को कंपेयर करोगे तो वो हो जाएगा आपका एटॉमिक वेट या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। डन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट आ रहा है ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम एटम। जब आप ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटम की बात करते हो बेटा, इसमें क्या बोल रहे हो कि जो हमने ये एटॉमिक मास लिया है अगर हम उसे ग्राम में ले लें, ठीक है, अगर आपका ये एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे 16 AMU है, ठीक है, AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, तो यही आपका अगर 6 ग्राम में लिया है तो ग्राम एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। डन। वही हमने अगर यही रिलेटिव मास क्या है, देखो मैंने वही आपको पहले भी बताया, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो एक मॉलिक्यूल का वेट 1/12 कार्बन जो है उसके वेट से कितना ज्यादा है, उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो जो वेट आता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और सेम अगर रिलेटिव मास को हमने ग्राम में ले लिया तो इसी को हम बोल देंगे है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होती है बेटा, जब आप मॉलिक्यूल को ड्राई गैस का स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे हो तो उसके टेम्परेचर और प्रेशर में अगर उसका जो सेम वॉल्यूम है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, आपने जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो स्टैंडर्ड रखा और वॉल्यूम आपने ली 22.4 लीटर, उसमें जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है
ठीक है, उसका जो वेट होगा वो होगा आपका ग्राम मोलिक्यूलर वेट। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ क्लोरीन का 22.4 लीटर है, यहाँ पे 71 ग्राम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर इज एवोगैड्रो नंबर। आई होप यू विल एंजॉय। चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। मोल क्या होता है बेटा, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट क्या है उसको रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है, ठीक है। ये आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। जैसे इमेजिन कीजिए हमने बात करी 1 डजन में कितने बनानास होंगे बेटा, 12। तो हमें पता है जब डजन की बात की जाएगी तो उसमें 12 बनानास हैं। बात समझ में आई। उसी तरीके से हमने किसी भी सब्सटेंस के लिए बात करी, हमने कहा 5 मोल। 5 मोल का मतलब है इस 5 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ये जो नंबर होगा वो होगा आपका एवोगैड्रो नंबर। बात समझ में आई। और जो 1 मोल होता है वो आपका क्या रहता है, एवोगैड्रो नंबर ही होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कहा 1 मोल, 1 मोल का मतलब है उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई, क्लियर है। एक बार आपकी बुक में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इज अ नंबर और फिक्स्ड क्वांटिटी लाइक डजन, ठीक है, डजन की तरह होती है बेटा। बाय यूजिंग मोल एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन ऑफ द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। अगर हमें ये पता है कि मास कितना है किसी भी सब्सटेंस का, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। मोल, मोल क्या होता है बेटा, मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम number of unit as there is atom exactly 12 ग्राम of carbon 12 isotope। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ आयंस वो यूनिट प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं मोल, ठीक है। इसी नंबर को जो नंबर आएगा दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। और ये क्या मिला हमें, 6.02 इंटू 10⁻23। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आया बेटा। चलिए शुरू करते हैं आगे, ठीक। इस कॉन्सेप्ट से हमें पता क्या चला है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 ग्राम होगा वो 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा और उसमें जो उस सब्सटेंस में जो नंबर या एटम प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू द 1 मोल ऑफ द मोलिक्यूल। यहाँ पे हमने एटम की बात करी है बेटा, यहाँ सेम हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि अगर हमने किसी मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल बोल दिया तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, हाँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बस एक बार आपको गो थ्रू होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए रिलेशनशिप देख रहे हैं हम ग्राम मोलिक्यूलर वेट में, मोल में और एवोगैड्रो नंबर में। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए ड्राई गैस, जब 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिया हमने किसका, किसी भी ड्राई गैस का, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी बेटा, 22.4 लीटर। कब, जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड रखा है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ड्राई गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। Hence 22.4 liter of dry gas at STP is equivalent to the 1 mole of the gas। समझ में आया, मतलब इतने वॉल्यूम में 1 मोल कहलाएगा गैस का और इस 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा। अब चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देके समझा ही देती हूँ। यहाँ पे देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 30 और 32 ग्राम ऑफ और 1 मोल ऑफ ड्राई ऑक्सीजन। देखो
हम ड्राई ऑक्सीजन का 1 मोल लें या 1 ग्राम मॉलिक्यूल लें या 32 ग्राम लें, ये कितना ऑक्यूपाई कर रही है? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। आपको समझ में आया होगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है जो आपको समझनी है। फॉर ऑल द सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस मोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेट और नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, जब सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करोगे तो जाहिर सी बात है हम वहाँ वेट के लिए बात करेंगे, मतलब इस मोल को हम वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं जब हम इस मोल की गैसियस के लिए बात करेंगे तो बेटा हम वहाँ वॉल्यूम कन्वर्ट करेंगे उसके वेट में और नंबर ऑफ पार्टिकल में। बात समझ में आ रही है? लिक्विड और सॉलिड के लिए हम वेट को कन्वर्ट कर, किसको कन्वर्ट कर रहे होंगे बेटा? मोल को वेट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। वहीं हम गैसेस के लिए बात कर रहे होंगे तो बेटा वॉल्यूम के साथ साथ हम वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की भी बात करेंगे, यहाँ वॉल्यूम की भी बात करेंगे। वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो है ही है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी है। बात समझ में आई? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, देखिए मोल कॉन्सेप्ट को आप सिस्टमैटिक तरीके से इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हो। मान लीजिए मोल है, मोल ही आपका एवोगैड्रो नंबर भी है, वो चाहे आप एटम के लिए बात करो चाहे आप वो मॉलिक्यूल के लिए बात करो। एवोगैड्रो नंबर है ये आपका ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी है, वो आपके एलिमेंट का भी हो सकता है, वो आपके कंपाउंड का भी हो सकता है। वहीं हम गैसेस के लिए बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी है, जो कि आपका क्या है? 22.4 लीटर। कब? जब आपका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या है? स्टैंडर्ड है। आई थिंक आपको यहां तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है सो डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर। क्लियर? अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं बेटा डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और आप लोग कमेंट करते हो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम बात करते हैं तो गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक प्रोसेस और आता है, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब आपके गैस के पार्टिकल्स अपने आप आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है सब्सटेंसेस की ऑन देयर ओन, अपने आप, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, और आपको पता है जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिटरमाइन करते हैं, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, ग्राहम थे जिन्होंने डिफ्यूजन के बेसिस पे एक लॉ दिया, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इन्होंने क्या बताया बेटा कि देखिए ग्राहम लॉ ने अपना जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या दिया था कि इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया था, किसमें? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप था बेटा, किसमें? रेट ऑफ डिफ्यूजन में एंड उनकी गैसेस की डेंसिटी में। कहने का मतलब क्या था? जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उनकी डेंसिटी के ए के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से देखिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। बस समझ में आया? ये कंडीशन तब है बेटा जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर आपकी सिमिलर कंडीशन में है। आई होप इट इज क्लियर। आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये सब चीजें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। देखिए स्टोक्योमेट्री में कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, और चलिए बता ही देती हूँ, इसी वीडियो में खत्म करते हैं, इसे फिनिश करते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए स्टोक्योमेट्री होता क्या है? स्टोक्योमेट्री एक रिलेशनशिप बताता है केमिकल इक्वेशन में। देखिए आपको पता है कि जो आपका एटम है किसी भी केमिकल इक्वेशन में ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है तो आप उसको बिल्कुल इक्वल लिखते हो। आपकी जो क्वांटिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन से पहले जो सोडियम था वो रिएक्शन के बाद
बाद भी जो नंबर यहाँ थे रिएक्टेंट में एग्जैक्टली वही नंबर इसमें रहेंगे। एग्जैक्टली सेम जो ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ थी वो एग्जैक्टली ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ रहेगी। ठीक है, जो हाइड्रोजन यहाँ था नंबर वही हाइड्रोजन का नंबर आपके प्रोडक्ट में भी होगा। बात समझ में आई? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है, कितने नंबर हुए, अब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वांटिटी के लिए बात कर रहे हो आप, वो मल्टीपल हो सकती है, वो आप मास के लिए भी बात कर सकते हो, ठीक है, वो आप नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी बात कर सकते हो। मीन्स कहने का ये है कि वेरियस क्वांटिटीज के लिए बात करें और उनमें जो आप रिलेशनशिप बना रहे हो वो आपकी क्या कहलाती है? स्टोइकियोमेट्री। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द एरिया ऑफ स्टडी पर्टेनिंग टू द स्टडी of this quantitative relationship among the reactant and the product is called stoichiometry। बात समझ में आया? देखिए सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हो तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। जब ट्रायल एंड एरर मेथड की बात करते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हो? पूरी इक्वेशन में जो सबसे लीस्ट नंबर का एटम है सबसे पहले उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अदर एलिमेंट है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स वो कितनी बार आए हैं उसके बेसिस पे उनको बैलेंस किया जाता है। इन केस अगर कोई एटम ऐसा है जो एक या दो से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेटेलिक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे और बाकी बाद में हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसमें देख लीजिए, जैसे यहाँ पे सबसे कम कौन है? आपका Mn है, K है, इनको सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो आपकी बैलेंस्ड नहीं है तो हम क्या, उस इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, और जो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है तो उसको हम कहेंगे बैलेंस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आपको चीजें समझ में आ गई होंगे। फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। बाय द वे आगे देखिए, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसे में क्या क्या पता चलता है? वेट वेट रिलेशनशिप क्या है आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की? वेट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है? जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है? गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं, और जब वो पूरी तरीके से गैसियस स्टेट में होंगे तो हम वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जो बैलेंस इक्वेशन हमें प्रोवाइड करती है। बाय द वे यहाँ पे कुछ आपके इक्वेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा बेटा? आपका जो नॉर्मल जो आपका मॉलिक्यूल है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है परसेंटेज कंपोजिशन। इमेजिन कीजिए जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन इसमें कितना परसेंट है, इसके कंपोजिशन ने कितना इसमें कंट्रीब्यूट किया है, इसको फाइंड आउट करते हैं हम। और क्योंकि परसेंटेज की बात करें तो बेटा 100 ग्राम से फाइंड आउट कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखिए मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल, कोई भी एलिमेंट जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज में हम ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन की बात करें कि उसका मास कितना है अपॉन टोटल कंपाउंड है जो, जैसे यहाँ ग्लूकोज है इसका मास मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आया? अब देखिए बात करते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है? जैसे कि आपका मान लीजिए ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, इसको हम बोल देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसकी जो अमाउंट है, जैसे यहाँ 6 है, ये 12 है, ये 6 है, हम क्या करेंगे? इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उससे इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने C है तो C लिखा, H है तो H लिखा, O है तो O लिख लिया। अब हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 6, अब मैंने इसको 6 से ही तीनों में डिवाइड कर दिया। जब मैं 6 से तीनों में डिवाइड करती हूँ तो मुझे कार्बन कितना मिलता है? 1, ऑक्सीजन कितना मिलता है? 1, हाइड्रोजन कितना मिला? 2। तो ये तो हो जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो जाएगा मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ मुझे एनालिटिक डाटा देता है। ठीक है, आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड
फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस डेटा, मीन्स जो एलिमेंट्स हैं उनकी एनालिसिस करने पे जो हमें डेटा मिलता है, इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और ये हमेशा आपके सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपल भी नहीं, सिंपलेस्ट होल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और उसमें डिपेंड करेगा कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एलिमेंट हैं, वो कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया है बेटा? 6 से। डिवाइड कितना किससे किया है? 6 से। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं इस सारे में 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है बेटा n मतलब जो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है वो मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। बात समझ में आई बेटा? आई होप इट इज क्लियर। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चंस हैं जिसमें हम मान लीजिए आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई है या उसका टोटल जो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो वेट है वो दिया हुआ है, उसमें कोई भी आपका सब्सटेंस कितना है वो फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे करना है। जस्ट एक बार गो थ्रू होएगा एग्जाम्पल से, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और आई थिंक ये लीजिए अपना चैप्टर खत्म हो गया, ये आ गया क्विक रिवीजन और लेसन नंबर 3 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सॉल्व योर एक्सरसाइज। इफ यू फेस एनी डाउट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट सेक्शन में हाय ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि हाँ आपने वीडियो पूरा देखा है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।